लगभग सारी मौतें एक कारण की वजह से होती हैं जिसका हम जल्दी ही पता भी लगा लेते हैं, लेकिन कुछ है जो दुनिया के सामने आया और उसका पता आज तक कोई नहीं लगा पाया। जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूँ ऐसी मौतों की जिनके ऊपर दुनिया भर के दिमाग आज पूरी तरह से चुप हैं। लेकिन आप चुप मत रहिएगा, आप इस वीडियो को एक लाइक कर दे और कमेंट्स में पिक में लिख दे ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। मॉर्गन डाना हैरिंगटन वर्जीनिया की वर्जीनिया टेक यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली एक 20 साल की स्टूडेंट 17 अक्टूबर 2009 के दिन मॉर्गन अपने कुछ दोस्तों के साथ मेटालिका कॉन्सर्ट को अटेंड करने के लिए गई। जब यह कॉन्सर्ट चल ही रहा था तो वो बीच में उठी और उसने अपने दोस्तों से कहा कि उसे वॉशरूम जाना है। उसका प्लान था कि मेटालिका के स्टेज पर आने से पहले वो बाथरूम वगैरह हो आएगी ताकि उसे बीच में कोई डिस्टर्ब ना करे। लेकिन बहुत लंबा समय बीत गया और मॉर्गन बाथरूम से बाहर नहीं निकली। मेटालिका स्टेज पर पहुंच चुकी थी, लेकिन मॉर्गन का अभी तक कुछ पता नहीं था। मॉर्गन को अपने पास ना पाते हुए उसके सभी दोस्त बहुत चिंता में पड़ गए। उन्होंने तुरंत मॉर्गन को फ़ोन किया। अच्छी बात यह थी कि उसने फ़ोन उठा भी लिया और फ़ोन पर उसने कहा कि उसे वापस कॉन्सर्ट में नहीं आने दिया जा रहा क्योंकि यहाँ री एंट्री बैन है। लेकिन यहाँ अजीब बात यह थी कि जिस जगह ये कॉन्सर्ट हो रहा था उसके अंदर ही टॉयलेट मौजूद थे। तो फिर मॉर्गन किस वजह से या फिर किसके कहने पर इस कॉन्सर्ट से बाहर निकलकर दूसरे वॉशरूम में गई। खैर, मॉर्गन ने फ़ोन पर अपने दोस्तों से कहा कि तुम सभी मेरी चिंता मत करो और आराम से कॉन्सर्ट एंजॉय करो। फोन काटने से पहले उसने ये भी बोला कि तुम लोग आ जाना, मैं अपने आप घर जा रही हूँ। मॉर्गन पर विश्वास करके उसके दोस्तों ने उसे घर जाने दिया। सभी कॉन्सर्ट एंजॉय कर रहे थे, लेकिन किसी को यह एहसास नहीं था कि उनकी दोस्त मॉर्गन एक बहुत बड़े खतरे में जा रही है। चश्मदीदों ने बताया कि उन्होंने मॉर्गन को उस रात उसके घर के पास वाले एरिया में ही देखा था, लेकिन उसके बाद वो कहां गई ये किसी को नहीं पता। आज भी कुछ सवाल है जो परेशान कर रहे हैं। सबसे पहले तो उसने कॉन्सर्ट से एग्जिट ही क्यों किया? क्या उस पर किसी ने दबाव बनाया था वहां से बाहर निकलने का? लेकिन वो कौन था? कुछ लोगों ने उसे रोड पर लिफ्ट मांगते हुए भी देखा। वो अकेली थी। अगले कई हफ्तों तक उसकी खोज जारी रही और फिर तकरीबन 1.5 महीने बाद एक किसान को उसके खेत के बराबर में एक जवान महिला का कंकाल पड़ा हुआ दिखाई दिया। उसका डीएनए टेस्ट किया गया जिसमें कंफर्म हो गया कि यह कंकाल मॉर्गन का ही था। इस कंकाल पर निशान थे कि इसकी मौत बहुत गंदे तरीके से की गई है क्योंकि इसके साथ गैंगरेप जैसा काम भी किया गया था। बहुत कम सबूत इस बात के पाए गए कि मॉर्गन इस रास्ते पर क्या करने पहुंची थी। बदकिस्मती से आज तक हम मॉर्गन की मौत का रहस्य नहीं सुलझा पाए हैं। एलिजा लैम। लॉस एंजलिस में बना सिसिल होटल एक ऐसी मौत का गवाह है जो शायद पूरी 21वीं शताब्दी में तो कभी सुलझ नहीं पाएगी। बात है 19 फरवरी 2013 की, जब होटल में रहने वाले लोगों ने रिसेप्शन पर जाकर एक कंप्लेंट करी कि उनके बाथरूम में पानी का प्रेशर लगभग ना के बराबर आ रहा है। साथ ही जो पानी आ रहा है उसमें बहुत गंदी स्मेल है और इसका टेस्ट भी बहुत अजीब सा है। कुछ लोगों ने यहाँ तक शिकायत करी कि उनके बाथरूम में तो काला पानी आ रहा है। ये शिकायत सुनकर तुरंत होटल के स्टाफ ने छत पर पहुंचकर जांच करी और जब उन्होंने होटल की टंकी का ढक्कन खोला तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई क्योंकि उस टंकी में एक लाश पड़ी हुई थी। सब लोग हैरान तब हो गए जब उनको पता लगा कि ये लाश पूरे 19 दिन पुरानी थी और पिछले 19 दिनों से जो लोग इस होटल में रह रहे थे वो सभी ऐसे पानी से नहा रहे थे, ऐसे पानी से मुंह धो रहे थे और ऐसे पानी को ही लगभग पी रहे थे जो पिछले 19 दिनों से लाश के बीच में बह रहा था। जांच करने पर सामने आया कि ये लाश एक 21 साल की लड़की एलिजा लैम की है जो कि मूल रूप से कनाडा की रहने वाली थी। तुरंत एलिजा की मौत ने पूरे शहर में हड़कंप मचा दिया क्योंकि 19 दिनों पहले एलिजा इसी होटल में रहने आई थी, लेकिन बहुत रहस्यमयी तरीके से वो यहाँ से गायब हो गई। उसे बहुत ढूंढा गया लेकिन वो कहीं नहीं मिली। जिस दिन वो गायब हुई उस दिन की सीसीटीवी फुटेज होटल के अंदर से लीक हो गई और आज भी वो पूरे इंटरनेट पर वायरल है। और वायरल इसलिए क्योंकि वो फुटेज सच में बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है। आप खुद देख सकते हैं, एलिजा इस लिफ्ट में एंटर हुई और लिफ्ट में आते ही ऐसा लग रहा है जैसे एलिजा किसी से छुपने की कोशिश कर रही हो। उसने लिफ्ट का दरवाजा बंद करने की कोशिश की लेकिन वो नहीं हुआ। तब वो लिफ्ट से बाहर निकली और पता नहीं किसको देखकर बहुत अजीब रूप से हाथ हिलाने लगी। इसके बाद की फुटेज मैं आपको यहाँ नहीं दिखा सकता। अगर आपको वो देखनी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर आकर वहाँ देख लीजिए या तो मुझे फॉलो कर लीजिएगा। मेरे जल्दी ही 20,000 फॉलोवर्स पूरे होने वाले हैं और मैंने वो वीडियो हाइलाइट्स में लगा दी है। खैर, इसके बाद एलिसा फिर कभी जिंदा नहीं दिखाई दी। खैर 19 दिनों बाद इस होटल की छत पर बनी उस टंकी में उसकी लाश मिली। लेकिन अब यहाँ अजीब बात यह थी कि फायर एग्जिट को छोड़ दें तो इस छत पर चढ़ने का कोई रास्ता ही नहीं बचता। अगर बचता है तो वो एक सीढ़ियां थी, लेकिन यहाँ तो सभी सीढ़ियां बंद थी और उनकी चाबी हमेशा होटल वालों के पास ही रहती थी। अगर उन्हें कोई भी खोलने की कोशिश करता तो तुरंत सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता। लेकिन इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी एलिसा ने किसी तरह छत पर जाने का रास्ता बनाया। चलो मान लेते हैं कि वो किसी तरह जोर लगाकर ऊपर भी चढ़ गई, लेकिन कैसे उसने
इस लोहे के इतने भारी भरकम ढक्कन को हटाया, और उसे भी पहले कैसे वो इस 2.5 मीटर ऊंची टंकी पर चढ़ गई। यहाँ तक कि मान लिया कि हमने वो खुद इस पानी की टंकी में कूदी है, और अगर कूदी है तो उसने कैसे कूदने के बाद वापस इस ढक्कन को ढक भी दिया। ये तो सच में नामुमकिन काम था। अकेले कोई व्यक्ति ये कर ही नहीं सकता था, और एक लड़की तो बिल्कुल भी नहीं। 19 दिनों बाद जब उस टंकी को खोला गया तो भी इसका ढक्कन इतना टाइटली बंद था कि उसे मशीनों से काट कर खोला गया था। इसलिए एलिजा लैम की मौत सच में एक बहुत बड़ा रहस्य बनकर हमारे सामने आई। सभी ने माना कि एक लड़की अकेला ये काम नहीं कर सकती। सबूत ना मिलने की वजह से पुलिस ने इसे एक एक्सीडेंट ही बताया, और आज तक एलिजा लैम की मौत का असल कारण कोई नहीं जान पाया। लॉक्ड रूम मिस्ट्री। दोस्तों, आप मुझे एक बात बताइए, अगर एक व्यक्ति एक बंद कमरे में मौजूद है, मतलब कि वो कमरा अंदर से भी बंद है, बाहर से भी ताला लगा हुआ है, और वो उस कमरे में अकेला मौजूद है, तो क्या उसका मर्डर हो सकता है? जी हाँ, मैंने सुसाइड नहीं कहा, मैंने उसका कहा मर्डर। शायद आपका और मेरा जवाब ना ही होगा, लेकिन हाँ, 1937 पेरिस में ऐसा ही हुआ था। लेटिटा टोरॉक्स नाम के इस व्यक्ति ने 6:27 पर एक मेट्रो स्टेशन से एक मेट्रो पकड़ी, और जैसे ही ये लड़की इस मेट्रो ट्रेन में चढ़ी तो ये अपने डब्बे में एकमात्र यात्री थी। सब कुछ ठीक था, ट्रेन वहां से चली, लेकिन सिर्फ 1 मिनट 20 सेकंड बाद जब ये ट्रेन अगले मेट्रो स्टेशन पर रुकी तो ये लड़की अंदर मृत पाई गई। जी हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 1 मिनट 20 सेकंड के अंतराल में कोई इस ट्रेन के अंदर आया और इस लड़की के गर्दन में चाकू घोंप कर चला गया। जी हाँ, वो चाकू उसकी गर्दन के बीचों बीच घुसा हुआ था। कोई कैसे एक चलती ट्रेन के अंदर चढ़कर एक लड़की की इस तरीके से जान ले सकता था? ये बिल्कुल नामुमकिन काम था। दोनों स्टेशन पर मौजूद यात्रियों ने कस्में खाते हुए ये बताया कि उन्होंने ना ही पहले स्टेशन पर और ना ही दूसरे स्टेशन पर किसी व्यक्ति को इस कोच में चढ़ते हुए देखा था। और जो लोग उस ट्रेन के अंदर बैठे हुए थे उन्होंने भी ये गवाही दी कि लेटिटा के अलावा इस ट्रेन के अंदर कोई एंट्री ही नहीं हुआ। पूरे देश की पुलिस ने जब ये केस सुना तो उनका माथा ठिनक गया। जी हाँ, सभी के सभी इसी केस पर काम करने में लगे हुए थे। लेकिन पेरिस के सबसे बड़े डिटेक्टिव माने जाने वाले अधिकारी भी इस केस के बारे में एक भी क्लू नहीं निकाल पाए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि एक लड़की को चलती ट्रेन में बंद डब्बे के अंदर कोई कैसे मर्डर कर सकता है, और वो भी सिर्फ 1 मिनट 20 सेकंड में। खैर, इस केस के बाद वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया और ये केस वहीं दब गया। लेकिन फिर भी मेरे जैसे बहुत से क्राइम स्टोरी टेलर्स जो कि इस तरह की स्टोरीज को कवर करते हैं, वो इस केस को हमेशा याद करते हैं, और मैं भी आपके आगे हमेशा इस केस की बात जरूर करता रहूंगा। अगर आपको इस केस के बारे में थोड़ा सा भी क्लू हो तो प्लीज़ आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पर या फिर मुझसे यहीं कमेंट्स में डिस्कस कर सकते हैं। ये केस पूरे दुनिया में लॉक्ड रूम मिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। ओटावियो। इटली के रहने वाले ओटावियो को दुनिया के सबसे मशहूर साइकिलिस्ट के तौर पर भी जाना जाता है। जी हाँ, उनकी तरह साइकिल जिसने चलाई उसका मुकाबला आज तक कोई नहीं कर पाया। सन 1924 में उन्होंने द वर्ल्ड रिनोड टूर डे फ्रांस रेस को भी जीता था, और वही एकमात्र एक ऐसे इंसान है दुनिया में जिन्होंने आज तक इस पूरी रेस को एक ही झटके में कंप्लीट किया हो, वो भी बिना रुके। लेकिन ये सारी पहचान और ये सारी शोहरत और ये दौलत बहुत थोड़े टाइम के लिए रही, क्योंकि सन 1927 में जब उनकी इस रेस को जीते हुए सिर्फ 2 साल बीते थे, ओटाविया की लाश इटली के पोएनिस गांव के बिल्कुल बराबर से जाने वाले रोड के किनारे पड़ी हुई मिली। जी हाँ, उनकी ये लाश उनके घर से कुछ ही मील दूर पड़ी हुई थी। तो अब आप कहेंगे कि इसमें खास क्या है? हो सकता है वो अपनी साइकिल से क्रैश हो गए हों या फिर कुछ भी हुआ हो, इसमें खास क्या है? तो इसमें अजीब बात यह है कि यहाँ ओटाविया की साइकिल भी उनसे कुछ ही फीट दूर पड़ी हुई थी, लेकिन उस साइकिल पर एक सिंगल स्क्रैच तक नहीं लगा हुआ था। जी हाँ, वो टूट फूट होने की तो दूर की बात है, अगर कोई साइकिल गिरती भी है तो हल्का फुल्का तो एक ना एक तो स्क्रैच जरूर आता है, लेकिन यहाँ तो ऐसा भी नहीं लग रहा था कि उस पर किसी ने अपना नखून खुरचा हुआ हो। ना ही रोड पर ब्रेक लगने के निशान कभी मिले, और कहीं से ऐसा भी नहीं लग रहा था कि उनकी किसी के साथ टक्कर हुई हो। जब उनका पोस्टमार्टम किया गया तो उसमें सामने आया कि उनकी खोपड़ी के अंदर बहुत बड़ा छेद हो चुका था, उनकी हड्डियां कई जगहों से टूट चुकी थी और उनकी रीढ़ की हड्डी तो चकनाचूर हो चुकी थी। अब यही सब कुछ इतना डरा देने वाला था, लेकिन यहाँ अधिकारी लोग जब सामने आए तो उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिसे सुनकर सबने माथा पकड़ लिया। जी हाँ, उन्होंने कहा कि ओटाविया की मौत किसी एक्सीडेंट से नहीं बल्कि गर्मी लगने की वजह से हुई है। जो खोपड़ी टूटी कुछ नहीं, हड्डियां टूटी कुछ नहीं, सिर्फ धूप ने उनकी जान ली। लेकिन जैसे ही लोगों ने अधिकारियों से उनका बयान सुना तो बहुत से लोग सामने आए और इस पर सवाल उठाने लगे, और सभी ने कहा कि ओटाविया की मौत वहां की सरकार ने जानबूझकर करवाई है,
क्योंकि पिछले कुछ महीनों से ओटाविया एक ऐसे आंदोलन में हिस्सा ले रहे थे जो कि उनके वहां के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ था, जिसके वजह से उसे मरवा दिया गया और उसकी मौत के पीछे का कारण ऐसा बताया गया। आज तक हम इस बात का पता नहीं लगा पाए कि उस लेजेंडरी साइकिलिस्ट के साथ आखिर हुआ क्या था, उसकी मौत कैसे हुई। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट ऐशमैन को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।